हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एब्सोल्यूट केमिस्ट्री। आई एम अभिषेक। जैसे कि आपको पता है, हमने जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये जो टॉपिक का जो लास्ट 2 लेक्चर हमने किया था, उसमें हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी और मेटल्स का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम जो चीज़ देखेंगे वो थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, आज उसको हम स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा आज का जो क्लास होगा बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा। बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस जो आपके मन में आ रहे होंगे, जो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, उसका आपको आज सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा फोकस रखना है इस क्लास में। देखो तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ देखो, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने एक चीज़ बोला था, जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने थोड़ा सा एक गलत बोल दिया था, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। जब मैंने ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स और जो लेक्चर 1 था हमारा ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स या फिर जो हमने सिंथेटिक एलिमेंट्स बोला था, वहाँ पर मैंने यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर मैंने गलती से 95 बोल दिया था। वो एक्चुअली 92 होता है। ओके, यूरेनियम 92 होता है, तो वो 95 मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। उसके बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ये थोड़ा गलत हो गया था, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अभी हम आज का स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था मेटल का एक प्रॉपर्टी के बारे में। मैंने आपको बोला था कि मेटल रिएक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल्स रिएक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऐसा क्यों मैंने बोला था? क्योंकि मैंने बोला था कि एक मेटल में टेंडेंसी ये होता है, एक मेटल का टेंडेंसी ये होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक पॉजिटिव आयन जनरेट करने का उसका टेंडेंसी होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया ये वाला, ये वही है। हमारा मतलब ये था मेटल एक पॉजिटिव आयन बनाने का टेंडेंसी रखता है, अपना पॉजिटिव आयन वो बनाने का टेंडेंसी रखता है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग 1 और 2 डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। क्या सिचुएशन है वो हम समझेंगे। लेकिन हमारा अभी ये कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, हमारा यही अभी मतलब है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने बोला था कि ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को हम जानते हैं, इसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ, तो हमें पता है कि जो एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है वो किसी दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करता है। तो इसीलिए हम बोले थे कि एक मेटल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और साथ साथ मैंने एक बोला था कि जो ये पॉजिटिव चार्ज एक मेटल पे जनरेट होता है, उसके लिए हम इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर भी बोला था मेटल्स का। ठीक है, मेटल्स को हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोला था हम लोगों ने। तो ये था मेटल का कहानी। अब थोड़ा नॉन मेटल्स का देख लेते हैं कि नॉन मेटल किस तरह से बिहेव करते हैं। बस थोड़ा सा नॉन मेटल्स के बारे में बताऊंगा ताकि आगे हम समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। देखो, उस तरह से जो हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं ना, जब हम नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे, सपोज एक नॉन मेटल में एन से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज एक नॉन मेटल को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेटल्स का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना, नॉन मेटल का एक टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। जस्ट 5 मिनट बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यों मेटल का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना, क्यों नॉन मेटल प्रीफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करना, वो हम समझेंगे। अच्छे से समझेंगे पूरा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये क्या होता है, क्यों होता है, उसको हम समझेंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अगर उस पर आ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज वो गेन कर रहा है, तो उसका जो नेट चार्ज उस पर क्या होगा, एक नेगेटिव होगा। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको रिडक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। बार बार बोला है मैंने। तो नॉन मेटल का यहाँ पर क्या हुआ, नॉन मेटल का यहाँ पर रिडक्शन हुआ। तो अगर नॉन मेटल खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो किसी और को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो नॉन मेटल्स किस तरह के बिहेव करेंगे, नॉन मेटल बिहेव करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह। नॉन मेटल्स विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बिकॉज वो खुद रिड्यूस होने का टेंडेंसी उसमें रहता है, खुद उनका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रहता है, सो दैट they themselves get reduced to oxidize other elements। ये हुआ। और ये जो नॉन मेटल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज अटेन करने का जो टेंडेंसी होता है, नॉन मेटल का अपने ऊपर जो नेगेटिव चार्ज को रखने का जो टेंडेंसी होता है, उसके लिए उसको हम नॉन मेटल्स को बोलते हैं दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे
पीरियडिक क्लासिफिकेशन जो आपका 5th टॉपिक है उसमें इसको देखेंगे। बस आप अभी इतना जानो कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज जो अटेंड कर रहा है उसके लिए इसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, उससे भी कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे। सपोज एक नॉन मेटल आप क्लोरीन ले रहे हो, वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन अटेंड करके वो Cl- बनाएगा। अगर आप ऑक्सीजन लोगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अटेंड करके O2- बनाएगा। अगर आप नाइट्रोजन ले रहे हो वो 3 इलेक्ट्रॉन अटेंड करके नाइट्रोजन 3- बनाएगा। आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि यहाँ पर क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और यहाँ पे -3 चार्ज वो डेवलप कर रहा है। ऑक्सीजन क्यों 3 को नहीं ले रहा है, ऑक्सीजन क्यों 3 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा है, या फिर क्लोरीन क्यों 2 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर रहा है, या क्लोरीन क्यों 3 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पा रहा है, बल्कि पर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है। पहली बात ये एक डाउट होगा। दूसरी बात कि ये पहला जो चीज़ मैंने बोला कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्यों करते हैं वो भी एक डाउट है। मेटल क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो भी एक डाउट है। इन सब का आपको अभी आंसर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, इन सब को हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बहुत अभी इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट हुआ, कॉन्सेप्चुअल चीज़ स्टार्ट हुआ, थोड़ा दिमाग को थोड़ा ओपन रखना, ठीक है। तो देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा, सेल्स के बारे में। यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट सेल्स। सेल क्या होते हैं, एक एटम में न्यूक्लियस होता है, अंदर ऐसे न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इस तरह से कुछ एनर्जी लेवल यहाँ पर इस तरह से रहते हैं। इनको हम सेल का नाम दिया था। जो पहला जो न्यूक्लियस के जस्ट बगल में होता था उसको हम फर्स्ट सेल या फिर उसको के बोलते थे, ये रिप्रेजेंट करता था फर्स्ट सेल को। जो सेकंड में आता था उसको हम एल बोलते थे, ये रिप्रेजेंट कर रहा था सेकंड को। फिर जो थर्ड में आता था उसको हम एम बोलते थे, ये रिप्रेजेंट कर रहा था थर्ड को। फोर्थ वाले को हम एन बोलते थे। हमें इतना तक की ज़रूरत होता है, इतना ही हमें KLMN का ज़रूरत होता है। उसके बाद अगर आप जानोगे तो O भी होता है जो 5th को रिप्रेजेंट करता है, P होता है जो 6th को रिप्रेजेंट करता है। हमें KLMN में हमारा काम बन जाएगा, N तक भी नहीं चाहिए हमें, KLM में आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बस थोड़ा सा सेल के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, सपोज एक एटम, चलो डिस्कस करते हैं सोडियम एटम के बारे में। हम चलो सोडियम एटम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर का आपको आइडिया होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। तो इसका मतलब क्या है, सोडियम में 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और अगर न्यूट्रल सोडियम एटम है तो उसमें 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट विल बी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे तो हमने एटम दिया है, न्यूट्रल एटम है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 11 नंबर का होगा। तो हम अगर उसका एटॉमिक अरेंजमेंट करेंगे कि किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन उस जो एटम होता है सोडियम का, सपोज ये हमारा सोडियम का एटम है, अभी हम देखेंगे किस तरह से वो अटेंड करके रहता है। तो हमें मालूम है कि जो हमारा जो सेल होता है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपको, जो सेल होते हैं K होता है, L होता है, M होता है, N होता है। हमें इतना ज़रूरत होता है, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरी है नहीं। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सेल को, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है सेकंड सेल को, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है थर्ड सेल को, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है फोर्थ सेल को। मुझे पता नहीं आपको इसके बारे में आइडिया है कि नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब ये जो सेल्स होते हैं, K में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, L में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, M में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या N में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो K में क्या होता है, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इतना ही मैक्सिमम रह सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी रह सकता है लेकिन मैक्सिमम इतना रहेगा। K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, M में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, N में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ऐसा क्यों होता है? आपको सेल के बाद सबशेल होते हैं, सबशेल के बाद ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो
सेल में, हर एक सेल में कुछ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, कुछ ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि के में नंबर ऑफ, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मुझे अभी आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप इतना जानना, के में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एम में थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एन और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। ठीक है, मैक्सिमम, उसके अंदर कुछ भी रह सकता है। तो केल में देखो हमारा क्या होता है ना, ओनली 1 ऑर्बिटल रहता है, के में ओनली एक ही ऑर्बिटल रहता है, और एल में हमारा 4 ऑर्बिटल्स रहते हैं, 4 ऑर्बिटल हमारा रहता है, एम में हमारा 9 ऑर्बिटल्स रहते हैं, 9 ऑर्बिटल्स रहते हैं, और एन में हमारा 16 ऑर्बिटल्स रहते हैं। ठीक है, और याद रखो हर एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो देखो के में एक ऑर्बिटल रहा, तो एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो के में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह पाएगा। एल में 4 ऑर्बिटल रह पाएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम रहेगा, तो एल में कितना रहेगा, 8 रहेगा। एम में 9 ऑर्बिटल रह पाएंगे, और हर ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम, तो कितना, 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन। एन में 16 रह पाएगा ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन में 32 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे मैक्सिमम। तो अब हम देखेंगे सोडियम के लिए। तो अगर आपको फिल करना होगा ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स को आप सोडियम में आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो किस तरह से उसका अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट हम अंदर से बाहर की तरफ करते हैं। अब पहले अंदर के वाले जो सेल्स होते हैं उनको फिल करते हैं, फिर हम बाहर आते हैं। देखो, तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो हम के सेल में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह पाएगा, तो 11 में तो 2 ही हमें मिल जाएगा। तो पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन 11 का के में डाल दिए। मैं क्रॉस करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे, डॉट आपको नहीं दिखेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। फिर एल का रिक्वायरमेंट कितना है, एल का रिक्वायरमेंट हमारा 2 जाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 9 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में जब हम फुल करने आएंगे तो एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो आराम से हम एल में 8 इलेक्ट्रॉन हम रख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एल में अपना जो 8 इलेक्ट्रॉन उसको हम रख देंगे। चलो इस तरह से देखो, मैं 2-2 करके दिखा रहा हूँ, 2-2 करके ऐसे रख रहा हूँ, 2-2 करके पैर करके मैं रख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि याद रखो जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो साथ साथ पेयरिंग होके रहते हैं, वो एक पेयर में रहते हैं। अगर तो एल में देखो 4 ऑर्बिटल्स हैं, एल में देखो 4 ऑर्बिटल्स हैं हमारा, तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहा, तो 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारा खत्म हो गया। तो 8 जब खत्म हो गया, -8 इलेक्ट्रॉन हमने खत्म कर दिया, तो बच कितना गया, एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। अब नेक्स्ट सेल हमें फिल करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाले उनके कैपेसिटी तो फुलफिल हो गया। के में 2 इलेक्ट्रॉन उसका मैक्सिमम उसने रख लिया, एल अपना 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख लिया। अब हम आएंगे एल पे, एम, थर्ड सेल एम पे आएंगे। जब एम सेल में हम फुलफिल करने आएंगे तो हम देखेंगे कि एम का कैपेसिटी कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। एम की कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन, हमें उसको रखना है तो उसको एम में ही रखेंगे, और तो कहीं रख नहीं पाएंगे। ऐसा भी नहीं कि एम को स्किप करके नेक्स्ट वाले को चले जाएंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ, और इसके अंदर तो नहीं रख पाएंगे, तो कोई बात नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन एम में हमने रख दिया। तो सोडियम को अरेंजमेंट जब आपने किया तो क्या देखा, जब सोडियम को हमने अरेंजमेंट किया तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन को हमने फुल किया है, तो के में हमने 2 रखा है इन दोनों को, एल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स रखा है, और लास्ट में थर्ड सेल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन रखा है। ठीक है, 1 आराम से रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, बस 18 से ज़्यादा नहीं, 19 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह पाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 4 रह जाएगा, ऐसे करके 18 तक मैक्सिमम जा पाएगा, उसके बाद नहीं रख पाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सोडियम का जो हमारा जो अरेंजमेंट आप समझ गए कि इस तरह से हमें अरेंजमेंट करना होगा, इस तरह से हमें अरेंजमेंट करना होगा। तो हमें ऐसे हर बार तो ड्रॉ तो नहीं करेंगे ना, हर बार हम ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे। हम अगर कोई भी, हमें अगर कोई भी देगा फुलफिल करने के लिए, हम उसको आराम से कर पाएंगे। लाइक फॉर, अगर आपको एल्यूमिनियम देगा तो एल्यूमिनियम का आपको पता है 13 होता है एटॉमिक नंबर। तो अगर इस 13 को आपको फुल करना है, आप सिंपली करना, पहले आप के को करोगे तो के में कितना रहेगा, 2, तो अगर 2 उसमें दे दिए तो बाकी 11 रह गया। सेकेंड सेल में कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन,
उसको भी रह लेगा। इन दोनों को मिला के 10 हो गए। अब कितना बचा, 3 इलेक्ट्रॉन बच गया, और 3 इलेक्ट्रॉन बचा। उसके बाद हमें थर्ड सेल को फुल करना है। थर्ड सेल का कैपेसिटी कितना है, 18, तो हम थर्ड सेल में आराम से रख पाएंगे 3 को। तो ये होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनको हम बोलते हैं, ये जो अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से हमें उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी एटम को, किसी भी एटम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप सपोज कार्बन को करेंगे, कार्बन 6 उसका 6 होता है, तो उसको कैसे करेंगे, पहले के में आपको 2 डालना होगा, पहला सेल में 2 तो रह जाएगा, उसके बाद 4 बच गए। एल का मैक्सिमम कैपेसिटी 8, तो 4 उसमें आराम से रह पाएंगे, तो उसका इतना रह गया। ठीक है, तो ये हुआ, हमें पता चला कि हमें किस तरह से अरेंजमेंट करना है, हमें किस तरह से अरेंजमेंट करना है। तो और देखो, और एक कर लेते हैं, क्लोरीन, सपोज 17, क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर। उसको अगर अरेंज करोगे, किस तरह से अरेंज करोगे, 2 पहले फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में आप दोगे 8, सेकेंड सेल में आप कितने दोगे 8, थर्ड सेल में आप कितना बच जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड सेल के लिए कितना बच जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम कैपेसिटी 18 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन आराम से रहेगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये सब होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन करते हैं। तो हमें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई एक चीज़ हमें सीखना है, एक चीज़ हमें सीखना है। अभी देखो जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ। देखो, और सोडियम का भी यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 2, 8 एंड 1, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने आपको बताया किस तरह से लिखना है। तो देखो, के एल एम, ठीक है, के एल एम, एल्यूमिनियम हो चाहे क्लोरीन हो चाहे सोडियम हो, इन तीनों का आप देखो, के अपना मैक्सिमम कैपेसिटी अटेन कर दिया है, के ने अपना मैक्सिमम कैपेसिटी रख लिया है, एल में उसका मैक्सिमम कैपेसिटी हो गया, एम में उसका मैक्सिमम कैपेसिटी हुआ नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जहाँ पर हमें 2, 8 एंड 18 तक देना पड़ेगा, तब तक वो हम एम में डाल सकते हैं, थर्ड सेल में उसको डाल सकते हैं, तब तक उसका मैक्सिमम कैपेसिटी वो अटेंड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमें समझना है, पहला हमने किसको फिल किया, पहले हमने इसको फिल किया के को, सेकंड हमने किसको फिल किया एल को, थर्ड हमने किसको फिल किया एम को। कार्बन में अगर आप देखोगे, फर्स्ट हमने किसको फिल किया के को, और लास्ट हमने किसको फिल किया एल को। यहाँ पर इसको हमने एल किया, इसका लास्ट हमने इन 3 केसेस में हमने लास्ट कौन से वाले सेल को फिल किया एम, यानी कि थर्ड सेल। लास्ट हमने थर्ड सेल को फिल किया, लेकिन कार्बन में हमने सेकंड सेल को फिल किया। ठीक है, हमें इस जो लास्ट सेल का ना, इसी से हमें बहुत कुछ मिलेगा। ये जो लास्ट सेल, कौन सा वाला सेल में आप लास्ट इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, कौन से वाले सेल में आप लास्ट इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। बहुत कुछ वो डिपेंड करेगा, बहुत कुछ ये कंट्रोल करेगा, ये लास्ट सेल, किस सेल में आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो। और जो लास्ट सेल होता है ना, जो लास्ट सेल होता है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, उसको हम बोलते हैं, उसका नाम होता है, यहाँ पर मैं आपको बड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, उसका नाम होता है वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। तो फॉर एल्यूमिनियम वैलेंस सेल कौन सा वाला है एम, यानी कि थर्ड सेल। हम ऐसे KLM यूज मत करना, हम फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल इस तरह से बोलेंगे, वो हमें कम्युनिकेशन के लिए बेटर लगता है। फॉर एल्यूमिनियम द वैलेंस सेल, जो कि लास्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन हमने भरा था, जिसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं, वो कौन सा वाला होगा थर्ड सेल। सोडियम के लिए भी लास्ट सेल कौन सा होगा जिसमें हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा था, वो भी हो गया थर्ड सेल, इसमें भी थर्ड सेल, और इसमें भी थर्ड सेल, क्लोरीन में भी थर्ड सेल। लेकिन कार्बन को जब आप देखोगे, जब हमने कार्बन में इलेक्ट्रॉन भरा था, तो किस सेल में लास्ट उसका भरा था, हमने उसका सेकेंड सेल में भरा था, ये उसका, तो उसका वैलेंस सेल कौन सा होगा सेकेंड सेल। अगर आप हाइड्रोजन को करोगे, अगर सपोज मैं हाइड्रोजन को करूंगा जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1, उसमें मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा, एक ही इलेक्ट्रॉन भरेगा, वो कहाँ जाएगा के में ही जाएगा, सिर्फ के में जाएगा, ये के में होगा, फर्स्ट सेल में होगा। तो हाइड्रोजन का लास्ट सेल यानी कि जो वैलेंस सेल होता है वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन का वैलेंस सेल होगा फर्स्ट सेल। अगर मैं हीलियम की बात करूं जो कि होता है 2,
हीलियम की बात करूं, उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, के में जाएंगे, फर्स्ट सेल में जाएंगे। तो उसका जो लास्ट, मतलब एक ही सेल है, वही उसका फर्स्ट है, वही उसका लास्ट है, वही उसका फर्स्ट है, वही उसका लास्ट है। तो उसका भी, हीलियम का भी वैलेंस सेल जिसमें लास्ट सेल जो उसके जिसमें इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद सारे खाली। एल्यूमिनियम में थर्ड सेल तक इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ सेल खाली, फोर्थ सेल से ऑनवर्ड्स खाली। हमें इस लास्ट सेल को पकड़ना है। तो यहाँ पर देखो हीलियम में फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है और वही उसका लास्ट सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद सेकेंड सेल सब खाली, सेकेंड सेल से ऑनवर्ड्स वो खाली। तो यही वाला उसका वैलेंस सेल होगा। तो हीलियम और हाइड्रोजन में कौन सा वाला उसका वैलेंस सेल हुआ, फर्स्ट सेल। और बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन उस वैलेंस सेल में होता है, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल आर नोन एज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको नोट कर सकते हो, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल इज नोन एज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स की बात अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम में यहाँ पे लिख दूंगा। लास्ट वैलेंस सेल उसका m हो गया, थर्ड सेल हो गया, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3। तो एल्यूमिनियम का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम इज 3। सोडियम की बात करेंगे, लास्ट सेल उसका थर्ड सेल होता है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सोडियम इज 1। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। हीलियम की बात करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इक्वल टू 2। क्लोरीन की अगर बात करेंगे 287 था उसका अगर नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देखोगे वो हो जाएगा 7। कार्बन का अगर देखोगे 2-4, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, किस में, लास्ट सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका अगर तुम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देखोगे, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देखोगे, दैट इज 4। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया वैलेंस सेल जो कि लास्ट सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं, लास्ट सेल होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन से हर केस में कौन सा लास्ट सेल होता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया। उसको हम बोलते हैं उसका वैलेंस सेल। और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो एल्यूमिनियम में मैंने बोला 3 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में, तो नंबर ऑफ उसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3। सोडियम में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में, उसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। हाइड्रोजन में 1 ही होता है, वही उसका लास्ट में होता है, यानी कि वैलेंस सेल में होता है, तो उसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। हीलियम में 2 होते हैं, वो फर्स्ट सेल में होते हैं, वही उसका लास्ट सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, वही उसका वैलेंस सेल बन जाता है। तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, हीलियम में 2, उस तरह से क्लोरीन में 7, कार्बन में 4। ये हो गया वैलेंस सेल एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की कहानी। अब थोड़ा देखेंगे और एक इंटरेस्टिंग चीज़। तो अब देखो कुछ बहुत ही रिस्पेक्टेड एलिमेंट्स के बारे में हम देखेंगे। बहुत रिस्पेक्ट इनको मिलता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है कि इनको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, वो आपको मैं बताऊंगा। हम इनको बोलते हैं नोबेल गैसेस। उनका नाम से आपको पता होगा, नोबेल में, नोबेल का मतलब क्या होता है, जो मोह माया से ऊपर होते हैं, जो नोबेल पर्सन बोलते हैं, नोबेल मैन, नोबेल वुमन, क्या होता है उनका मतलब, जो दुनिया की जो मोह माया होता है ना, उसके ऊपर वो चले जाते हैं, वो किसी से कोई अटैचमेंट उनका नहीं होता। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनका भी कोई अटैचमेंट नहीं होता, और हमारे लिए अटैचमेंट क्या होता है, रिएक्शन। केमिस्ट्री का अटैचमेंट क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये कोई रिएक्शन शो नहीं करते क्योंकि इनका कोई अटैचमेंट नहीं होता। तो इनका हम नोबेल गैस इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे हैव इनर्टनेस का मतलब ये होता है कि वो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, वो इनर्ट होकर रहते हैं, कोई रिएक्शन उनको नहीं करते। और जो इनर्ट गैसेस, जो नोबेल गैसेस हमारा होता है, इनको हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब देखोगे, अब मैं आपको बताऊंगा, इनको
एक पूरा पीरियोडिक टेबल में एक रिस्पेक्टफुली एक अलग एक ग्रुप उनको असाइन किया गया है, वो वहाँ पर जाके रहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से रहते हैं और इनको लोग एस्पायर करते हैं, बाकी एलिमेंट्स इनको एस्पायर करते हैं, इनसे वो इंस्पायर होते हैं इनकी जो इनर्टनेस को एक्वायर करने के लिए। कैसे, वो अभी फंडा उसको समझेंगे। जो नोबेल गैसेस होते हैं उनका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। हीलियम लिखना पड़ेगा अगर शायद, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये होता है ये हमारे नोबेल गैसेस का एग्जांपल होता है। हमें इतना तुम जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्रिप्टन तक जान लो, बहुत आपके लिए बहुत हो जाएगा। आप याद रख लो नोबेल गैसेस को, लेकिन अब क्रिप्टन तक हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था के में कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितना 8, एम में कितना 18, एन में कितना 32, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतना रहता है। इसको हमेशा याद रखना, इसको हमेशा ध्यान रखना। तो बेटा हीलियम जो होता है हमारा He उसका सिंबल होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। नियॉन का हमारा Ne होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 10। आर्गन का हमारा Ar होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो इसका होता है क्रिप्टन 36। तो अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलो हम लिखते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलो लिखते हैं। पहले के सेल में डालोगे, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन अभी उसका लिया था हमने, तो वो 2 ही रहेगा। अगर के, एल, एम, एन इस तरह से आप इसको फिल करोगे तो के में इसका 2। नियॉन को अगर आप फिल करोगे तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले फिल करो तो के में कितना रहेगा 2, बच जाएगा 8। एल का मैक्सिमम उतना होता है 8, तो एल में आराम से पूरा 8 रह जाएगा, एल पूरा फुल हो गया। फिर हमारा आर्गन की बात आता है, तो आर्गन में पहले 2 यहाँ पे फिल करो, फिर 8 यहाँ पे फिल करो, दोनों का मिला के कितना हो गया 10, बच गए 8 इलेक्ट्रॉन। उसको आप तो थर्ड सेल में डालना होगा, थर्ड सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 18 इलेक्ट्रॉन, तो आराम से 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। क्रिप्टॉन की बात करो, उसको भी फिल करो, के में 2, एल में आप 8, 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर रह गया 26 इलेक्ट्रॉन। तो फिर अगर आप उसको देखोगे 26 इलेक्ट्रॉन आप एम में उसको डालोगे तो एम का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 18, तो मैक्सिमम एम में आप 18 डाल सकते हो। तो कितना बच जाएगा 36 से यहाँ पर कितना हो गया 28 खत्म, बच गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो उन 8 इलेक्ट्रॉन को आपको किस में डालना होगा, एन सेल में, फोर्थ सेल में। उसका कैपेसिटी मैक्सिमम होता है 32 इलेक्ट्रॉन का, तो वो आराम से 8 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। तो अब मुझे बता दो, एक चीज़ बता दो, हीलियम के लिए वैलेंस सेल कौन सा है? हीलियम के लिए वैलेंस सेल कौन सा है? K इज द वैलेंस सेल। नियॉन के लिए वैलेंस सेल कौन सा है? L इज द वैलेंस सेल। आर्गन के लिए वैलेंस सेल कौन सा है? M इज द वैलेंस सेल। क्रिप्टन के लिए वैलेंस सेल कौन सा है? N इज द वैलेंस सेल। हीलियम के लिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2। नियॉन के लिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8। आर्गन के लिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। क्रिप्टन के लिए वैलेंस सेल कितने हो गए 8। हीलियम के लिए 2, बाकी 3। और अगर आप जेनॉन और रेडॉन को भी देखोगे उनका भी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 8 ही आएगा। फॉर जेनॉन ऑल्सो आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 8 ही आएगा। फॉर रेडॉन ऑल्सो आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 8 ही आएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करना है तो इसको 54 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसका होता है 86। खुद करना ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक बस समझो। यहाँ पे एक चीज़ देखो, सिर्फ हीलियम को छोड़ के बाकी सारे नोबेल गैसेस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो कितना हो गया? वो होता है 8। और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन स्टेट होता है ना, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन स्टेट होता है, हम इसको बोलते हैं ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो 2 वाला होता है, जो 2 ही रहता है, उसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। देखो 2 यहाँ पर सिर्फ रहा, यहाँ पे 8 क्यों नहीं रहा?
क्योंकि इसमें ओनली उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें कहाँ 8 होगा, तो उसको हम अलग से ड्यूप्लेट बोलते हैं। बाकी सब को हम बोलते हैं ऑक्टेट सिस्टम। इन सबको ऑक्टेट सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हर चीज़ में 8 होता है। हर नोबल गैस का एक्सेप्ट हीलियम सबका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 8 ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। और याद रखना एक चीज़, ये जो ड्यूप्लेट और ऑक्टेट होता है ना, ये जो ड्यूप्लेट और ऑक्टेट होता है, ड्यूप्लेट और ऑक्टेट, ये लोगों को मतलब जितने केमिस्ट्री के एलिमेंट्स होते हैं उनको पागल कर देता है उनको। उनके लिए यही जन्नत होता है। ये ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन उनके लिए जन्नत होता है। क्यों ऐसा होता है? ये जो हीलियम गैस का जो इनर्टनेस होता है ना, वो इसी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उनका जो सेल होता है, उनमें जो सबसेल्स होते हैं या जो बाकी जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो सारे के सारे फुलफिल्ड होते हैं। फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन आता है उनका। तो फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन जब आएगा, एक ऑर्बिटल में देखो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, और दोनों याद रखो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं वो थोड़ा हम जब 11 में जाओगे, स्पिन नंबर वगैरह, वो सब बहुत सारी चीज़ें, क्वांटम की बातें, दिमाग खराब हो जाएगा। बस इतना जानो कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो दूसरा वाला जो एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन उसमें होगा, क्या वो उतना स्टेबल होगा? वो तो अनबैलेंस स्टेट में रहेगा। उसको जो बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए, उसको जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अपना जो साथी इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो उसके पास नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें डाल दोगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो यही इनमें होता है। इनके जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और उनमें स्टेबिलिटी आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज़, ये जो ड्यूप्लेट और ऑक्टेट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ तुम पूरा अच्छे से इसको स्टार मार करके लिखो। ये जो ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट, ये दोनों के दोनों स्टेबल स्टेट कंडीशन होते हैं, स्टेबल स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कोई भी एलिमेंट अगर इन दोनों में से किसी स्टेट को अटेंड कर लेगा, दैट एलिमेंट विल बिकम स्टेबल। वो एलिमेंट स्टेबल बन जाएगा, उसका स्टेबिलिटी गेन होगा, उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो हर कोई चाहता है स्टेबल होना, हर एलिमेंट चाहता है स्टेबल होना। क्यों होता है स्टेबल चाहता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। हर कोई एलिमेंट चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मुझे कोई केमिकल रिएक्शन करना नहीं है, मुझे बस अपना ऑक्टेट फिलअप करना है। वो अगर हो गया, मुझे स्टेबिलिटी मिल जाएगी लाइफ में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए वो पागल होते हैं। और इस कॉन्फ़िगरेशन का अटेंड करने के लिए वो क्या क्या करते हैं, वो किस हद तक जा सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, उसमें हम देखेंगे। तो चलो आयोनिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे बताओ एक चीज़ मुझे बताओ। चलो मैं एक सोडियम मेटल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं और एक बार लिख देता हूँ आपको। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18। बस इतना जानो, हो जाएगा आपका काम। ये होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यही उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल ये वाला एटॉमिक नंबर अटेंड कर लेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह हो जाएगा ना, क्योंकि उसी को तो आपको अरेंज करना होगा। तो उसी तरह से वो K में 2, लास्ट को 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा अगर इस एटॉमिक नंबर को वो अटेंड कर लेगा। तो ये जो सोडियम मेटल की अगर हम बात करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो वो कौन से दो जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं उनके बीच प्रेजेंट होता है। 11 नंबर किस बीच में आएगा?
10 और 18, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये थोड़ी ना मैं बताऊंगा आपको। तो आर्गन 18 और नियॉन 10, इन दोनों में से ये दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये भी ऑक्टेट, ये भी ऑक्टेट, ये भी ऑक्टेट, ये भी ऑक्टेट। इसमें किस तरह से ऑक्टेट होता है? इसमें 2 8 होता है। इसमें कैसे होता है? 2 8 8 होता है। इस तरह का इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 एंड 1, इतना उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। मुझे आपका थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो, मुझे अपना कॉमन सेंस यूज़ करके बताओ। पहले आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करो। साइंस की बात अब बाद में करेंगे, रीजन बाद में करेंगे, लॉजिक बाद में लगाएंगे। पहले कॉमन सेंस यूज़ करो। सोडियम अगर चाहेगा अपना जो नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को वो अटेंड करना चाहेगा, अगर एक नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को वो अटेंड करना चाहेगा, नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अगर वो अटेंड करना चाहेगा, उसके लिए कौन सा वाला इजी होगा? नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना इजी होगा या आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना इजी होगा? नियॉन का वो करेगा इजीली या फिर आर्गन का इजीली करेगा? देखो, मैं और भी आपको हिंट देता हूँ। नियॉन में अगर जाना चाहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ये एक इलेक्ट्रॉन उसको लॉस करना पड़ेगा। ओनली अगर वो यहाँ जाना चाहेगा, इट हैज़ टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसको लूज करना पड़ेगा। अगर आर्गन में जाना चाहेगा तो क्या होगा? उसको क्या करना पड़ेगा? गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन उसको गेन करना पड़ेगा। आपको आइडिया हो चुका होगा कौन सा वाला इजी होने वाला है। इसका लॉजिक भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एक चीज देखो, न्यूक्लियस होता है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ कोई ना कोई अट्रैक्शन, इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स में डेफिनेटली न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करके रखा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए, हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेने के लिए कुछ एनर्जी हमें देना ही पड़ेगा, कुछ एनर्जी हमें देना पड़ेगा। लेकिन दे देंगे, ये जो अट्रैक्शन जितना उसका फोर्स होता है उसको अगर हम ओवरकम कर जाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन जब हम, अगर 7 इलेक्ट्रॉन तुम इसमें डालोगे, अगर 7 इलेक्ट्रॉन तुम इसमें 7 इलेक्ट्रॉन डालना चाहोगे एक एटम में, 7 इलेक्ट्रॉन तुम एटम में डालना चाहोगे, तो ये जो सोडियम होता है, चलो न्यूक्लियस तो बहुत अंदर होता है, लेकिन सेल में इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी न्यूक्लियस सोडियम में प्रेजेंट है। ऑलरेडी 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम के न्यूक्लियस को के चारों ओर प्रेजेंट है। सोडियम का न्यूक्लियस तो बहुत अंदर है, उसके चारों ओर इस तरह से चारों, यहाँ पे सपोज सोडियम का न्यूक्लियस है यहाँ पर, तो ऐसे ऐसे सेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो आप अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन दोगे, तो ये न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करने से पहले ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर है, ये उसको रिपेल करेंगे, डेफिनेटली रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। 11 इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो आने वाले हैं उनके करीब वो 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूक्लियस तो अंदर होगा, वो उसको पुश करेंगे, उसको रिपेल करेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगेगा, इम्पॉसिबल ही होता है। आप 7 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल पाओगे, 1-2 इलेक्ट्रॉन डालने में हालत ख़राब हो जाती है। 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ डालोगे? उस रिपल्शन को आपको ओवरकम करना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये अट्रैक्शन को तोड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो हमारा ये क्या होता है ना, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, ये सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है। उसके अंदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऑलरेडी आप शिल्डिंग इफेक्ट एक होता है, जो कि जो हमारा 5th टॉपिक होगा पीरियोडिक में, उसमें देखेंगे। न्यूक्लियस के बीच ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन पहले रह जाते हैं, उसके बाद 11 वाला आता है। तो उसका जो अट्रैक्शन पहले यहाँ पर, तो हर इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ कम कर देगा उस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उस पर कम अट्रैक्शन होता है, उसको आप आराम से निकाल लोगे। तो सोडियम के लिए इतना आपको आइडिया आ गया। सोडियम के लिए प्रीफरेबल, यानी कि जो इजी स्टेप होगा जो अपना नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन का अटेंड करना, वो होगा इस प्रोसेस के थ्रू। तो वो नियॉन को अटेंड कर पाएगा। तो इसके लिए हमने एक बोल दिया, जो एलिमेंट्स होते हैं
द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट होता है, दे हैव अ टेंडेंसी टू अटेंड द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब यह है कि देखो सोडियम में दो आसपास होते हैं, उसके दोनों तरफ दो चॉइस था, लेकिन उसका सबसे जो करीबी उसके लिए जो चॉइस था वो था नियॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, आसपास ही पड़ोसी हैं, ये तो उनका मतलब बहुत दूर का रिश्तेदार हो गया, ये तो सोडियम का बहुत दूर का रिश्तेदार हो गया, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो हमेशा उसका जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, नियरेस्ट, नॉट द फादेस्ट, द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो सोडियम के लिए नियरेस्ट कौन सा वाला होता है, नियॉन होता है, नॉट आर्गन। ठीक है, अगर आप क्लोरीन की बात करोगे, चलो हम क्लोरीन की अभी बात करते हैं, यहां पर इसके नीचे कर देते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं यहां पर, क्लोरीन 17, तो इसका होगा 287, ये होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन। अगर क्लोरीन की बात करोगे 17 होता है, उसके पास ये भी इन्हीं दोनों के अंदर आएगा, नियॉन और आर्गन के बीच में आएगा। इसको आप चॉइस दोगे कि बेटा तू या तो नियॉन में जा या तो तू आर्गन में जा। जब नियॉन के पास वो जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, अरे यहाँ पे जाने के लिए उसको लूज करना पड़ेगा 7 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे जाएगा तो उसको गेन करना पड़ेगा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो कंपैरेटिवली ये उसके लिए इजी होगा, कंपैरेटिवली ये इजी होगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को आपको लूज करना है। न्यूक्लियस आप 1 निकाल दिए, 2 निकाल दिए, उसके बाद न्यूक्लियस देने वाला है नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड करेगा उसका अट्रैक्शन तोड़ने के लिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन और लूज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन आप गेन करवा सकते हो, थोड़ा सा एनर्जी देके आप उसको करवा सकते हो। तो इसके लिए प्रिफरेबल हो गया ये वाला। यहाँ पर भी लागू हो गया नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लोरीन अपना नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, क्लोरीन का आर्गन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका होता है 18, ये दोनों पड़ोसी बन गए, ये दोनों पड़ोसी बन गए। क्लोरीन के लिए अब नियॉन दूर का रिश्तेदार बन गया, अब क्लोरीन के लिए नियॉन उसका दूर का रिश्तेदार है, तो क्लोरीन अटेंड करेगा आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन। सो क्लोरीन हैज़ अ टेंडेंसी टू अटेंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसी को बोलते हैं नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एवरी सिंगल एलिमेंट हैज़ द टेंडेंसी टू अटेंड द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और उसके लिए वो पागल हो जाते, कुछ भी कर लेते हैं वो लोग इस नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पीछे। तो अब देखो इन सोडियम एंड क्लोरीन की अभी और चर्चा करेंगे कि क्या करते हैं ये, किस हद तक वो जा सकते हैं, फिर मैं यहाँ पे आपको अच्छे से अभी आपको समझ में आएगा। सोडियम का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सोडियम का मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है, क्लोरीन का भी ऑलरेडी आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है, सोडियम 11 और क्लोरीन यहाँ पे सोडियम 11 क्लोरीन 17, कॉन्फ़िगरेशन था 2 8 एंड 1, क्लोरीन का हो गया 2 8 एंड 7। एक साइंटिस्ट हमारे आ गए, एक साइंटिस्ट हमारे थे, वो थे लुइस। तो लुइस ने इसको रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका बताया, लुइस ने हमें रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका बताया, उसको हम बोलते हैं लुइस डॉट स्ट्रक्चर। उन्होंने बोला कि कोई भी एटम होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका जो उसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है उसको आप डॉट से दिखाओ, उसको बस आप उसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को डॉट में दिखा दो। इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है, ये वाला 1, तो वो बोल रहा है कि आप इसको एक डॉट से दिखा देना, इसीलिए उसको लुइस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। कुछ बुक्स में इसको क्रॉस में दिखाता है, वो इसलिए दिखाता है थोड़ा डिफरेंस करने के लिए, लेकिन लुइस ने बोला था उसको डॉट में दिखाने के लिए, उसका उसीलिए तो उसका नाम लुइस डॉट स्ट्रक्चर पड़ा है। तो चलो मैंने एक डॉट से इसको दिखाया। फिर क्लोरीन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, लुइस ने बोला था डॉट, कितना डॉट, 7 डॉट, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 डॉट में आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर ध्यान रखना, जो मोर देन 1 जब आपको आएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको पहले पेयरिंग करना, पेयरिंग मतलब 2-2 करके सेट में दिखाना। क्लोरीन में 7, तो पहले 2 को दिखाओ, फिर नेक्स्ट 2 को दिखाओ, फिर नेक्स्ट 2 को दिखाओ, तो 6 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो अपना अकेला रह जाएगा। जो अकेला 1 इलेक्ट्रॉन जो अकेला रह जाएगा वो रह जाएगा, बाकी जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अगर इवन नंबर होगा उसका, अगर यहाँ पे 6 होता तो सारे के सारे पेयर होते, सारे के सारे पेयरिंग करते। यहाँ पर ऑड है, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा पेयरिंग के बाद,
तो वो अपना ऐसे ही रहेगा, आवारा वो अपना रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हमें लुईस ने दिया कि इसको इस तरह से तुम रिप्रेजेंट कर देना। और ऑक्सीजन की बात अगर करोगे तो वहाँ पर 2 4 होता है, तो उसमें कितना होता है, सॉरी कार्बन की बात, मैंने ऑक्सीजन बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। अगर यहाँ पे आप ऑक्सीजन की बात करोगे जो इसका होता है 8, 2 और 6, 2 और 6 तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6। तो लुईस के अकॉर्डिंगली अगर आप करोगे, यहाँ पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इवन होता है, उसको पेयरिंग करोगे तो वो आराम से 3 पेयर बना के रह जाएगा, वो आराम से 3 पेयर बना के रह जाएगा। क्लोरीन में इस तरह से 3 पेयर बना और एक बच गया, एक आवारा इलेक्ट्रॉन बच गया। अब हम इन दोनों की बात करेंगे, इसको अभी भूल जाओ, इन दोनों की बात करेंगे। हमने ऑलरेडी देखा ये भी अपने ऑक्टेट स्टेट में नहीं है, ये भी अपने ऑक्टेट स्टेट में नहीं है, ये भी अपने ऑक्टेट स्टेट में नहीं है, और ये भी अपने ऑक्टेट स्टेट में नहीं है। वो चाहते हैं ऑक्टेट करना, किस तरह से ऑक्टेट कर सकते हैं? अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम लूज करेगा, अगर सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो अटेंड करेगा Na+, सोडियम प्लस बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो अगर लॉस हो जाएगा तो प्लस पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। क्लोरीन किस तरह से अटेंड करेगा? क्लोरीन आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 18 किसको कैसे अटेंड करेगा? 18 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा उसमें क्लोरीन में? अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ऑलरेडी 17 है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो आर्गन 18 बन जाएगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, गेन करेगा, तो देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज, तो सोडियम एक कैटायन बन गया, क्लोरीन एक एनायन बनेगा। अगर इस तरह से बनेगा तभी वो अपने ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर पाएंगे। सोडियम प्लस का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे दैट इज 28 ऑक्टेट, क्लोरीन का देखोगे 288 ऑक्टेट, क्लोरीन माइनस का ऑक्टेट बन गया, स्टेबल स्टेट हो गया उसका। सोडियम का भी यहाँ पर ऑक्टेट, ये भी Na+ जो आयन बना वो भी स्टेबल हो गया, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल गया। लेकिन आप सोडियम को क्या ऐसे छोड़ दोगे, सोडियम मेटल को, तो वो ऑक्टेट बन जाएगा? वो ऑक्टेट बन जाएगा क्या? वो जो एनर्जी चाहिए वो अपने आप से कहाँ से लाएगा? जो एनर्जी ऑक्टेट बनने के लिए उसको ये जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने सरफेस से उस न्यूक्लियस का जो अपने न्यूक्लियस का जो उसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी वो कहाँ से लाएगा? उसी तरह से क्लोरीन ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो उसको कहाँ से मिलेगा? वो थोड़ी ना खुद पैदा कर लेगा, नहीं कर सकता ना, वो किसी से मांग के लेगा। और सोडियम भी ऐसा कोई सिस्टम ढूंढेगा, किसी ना किसी एलिमेंट को ढूंढेगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। अगर कोई सपोज सोडियम जाके थोड़ी ना आर्गन से बोलेगा कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, आर्गन बोलेगा भैया मैं क्यों लूँ तेरा इलेक्ट्रॉन, मैं तो खुद नोबेल गैस हूँ, मेरे पास नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहले से है, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन लेके मैं अपने आप को क्यों अनस्टेबल करूँ? तो ऐसे किसी को ढूंढना जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगा। मुझे नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो मेरा फुलफिल है। वैसे नियॉन भी उसको बोलेगा ना तू चल यहाँ से फुट। तो सोडियम क्या करेगा? तो ये दोनों ढूंढने में निकल पड़ेंगे। सोडियम भी ढूंढने जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, वो अपना ये जो बर्डन है वो किसको देगा। और क्लोरीन भी ढूंढने निकला है कि मैं ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए मैं किससे लूँगा। और कहीं ना कहीं जाकर वो एक दूसरे से टकरा गए, एक दूसरे के आमने सामने आ गए। क्लोरीन को यहाँ पर दिखा कि अरे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी जो कि वो देने के लिए इंटरेस्टेड है। सोडियम भी बोलेगा यार मैं तो देने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। वो पूछेगा क्लोरीन को कि तुझे चाहिए क्या? क्लोरीन बोलेगा हाँ यार अगर तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, मेरे पास 17 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तू देगा तो मैं 18 इलेक्ट्रॉन बना के आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लूँगा। सोडियम बोलेगा यार मुझे भी तो वही चाहिए ना, मैं भी ये इलेक्ट्रॉन देकर नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहता हूँ। तो वो क्या करेंगे? सोडियम क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, और क्लोरीन क्या बन जाएगा? क्लोरीन माइनस बन जाएगा। क्लोरीन माइनस का जो अगर आप बनाओगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो एक था
सोडियम से आकर वो एक बन गया। तो इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, 2, 2 4, 2 6, 2 8, इसका 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन इस ऑक्टेट को पूरा करने के चक्कर में उसको Cl- एनायन बनाना पड़ा, Cl- एनायन बनाना पड़ा। और इसमें क्या हुआ, इसको सोडियम प्लस आयन में कन्वर्ट होना पड़ा, इसको कैटन में कन्वर्ट होना पड़ा, इसको कैटन में कन्वर्ट होना पड़ा। तो अब क्या हुआ, सोडियम में ये चला गया। अब सोडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 2 और 8। यहाँ पर भी बेटा ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ गया, यहाँ पर भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन सोडियम प्लस आयन को मिल गया। वो भी ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया, और वो भी, उसको भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, और ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो अब देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और इस जो रिलेशनशिप को उनको चलाने के लिए, इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए उनको आसपास रहना होगा, उनको आसपास रहना होगा। लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं चलेगा ये रिलेशनशिप, दिस इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इसको उनको पास में रहना होगा, दे हैव टू स्टे इन अ लिव इन रिलेशनशिप। तो उसमें क्या होगा, एक दूसरे के पास रहेंगे तभी तो ये हमेशा अपना जो इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर पाएगा, और क्लोरीन वहाँ पे नेगेटिव चार्ज अटेंड कर पाएगा। वरना अगर दूर दूर चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, चले जाएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देना ही पड़ेगा, उसको इसका इलेक्ट्रॉन वापस करके वो जाना पड़ेगा। तो वो एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप स्टेबल, मतलब एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में वो रहते हैं। जैसे कि आप बायोलॉजी में पढ़े हो, लाइकेन के बारे में आपको पता है। लाइकेन में कौन से 2 प्लांट्स हैं मुझे वो याद नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है इतना तो मुझे याद है कि दोनों जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मतलब कोरिलेशन में रहते हैं, और दोनों को वहाँ पर बेनिफिट मिलता है, किसी को लॉस नहीं होता, दोनों को बेनिफिट मिलता है। उस कंडीशन को हम लाइकेन बोलते हैं। दोनों के दोनों प्लांट्स, ये उससे कुछ लेता है, इसका जो अननेसेसरी चीज़ें होता है वो दूसरा वाला कंज्यूम करता है, उसका जो अननेसेसरी होता है ये वाला कंज्यूम करता है। तो वो एक दूसरे के साथ मतलब अच्छा अपना एक हेल्दी रिलेशनशिप, को रिलेशनशिप में वो रहते हैं, उसको हम लाइकेन बोलते हैं। उसी तरह का एक कंडीशन होता है ये, उसी तरह का एक केमिस्ट्री में अगर एक कंडीशन हम लोग बोलेंगे, ये होता है वो म्यूचुअल बेनिफिशियरी जिसको बोलते हैं। इसमें सोडियम भी अपना म्यूचुअल बेनिफिशियल, मतलब सोडियम भी बेनिफिशियल हो रहा है, और क्लोरीन भी बेनिफिट उसको भी मिल रहा है। तो ये दोनों आसपास रहेंगे। तो दो ऑपोजिट आयंस, जब 2 ऑपोजिट आयंस एक दूसरे के आसपास रहेंगे तो उनके बीच क्या होगा, उनके बीच होगा अट्रैक्शन, उनके बीच होगा अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन किस तरह का होता है, ये अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि फिजिक्स में आप पढ़ोगे, दोनों चार्ज के बारे में जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी में, वहां पर आप देखोगे अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और किस अट्रैक्शन उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये जो सोडियम एंड क्लोरीन होता है, ये जो Na+ एंड क्लोरीन माइनस आयन जो फॉर्म होता है, Na+ कैटायन और क्लोरीन माइनस आयन जो फॉर्म हुआ, यहाँ पर देखो जो Na+, जो सोडियम प्लस कैटायन, और जो क्लोरीन माइनस आयन जो फॉर्म हुआ, वो दोनों एक दूसरे के साथ एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करके रह रहे हैं, और उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और ऐसे कंडीशन में वो रह के जो कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कंपाउंड्स वो लोग बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स। क्यों इसको आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, क्योंकि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट आयॉन्स, 2 आयॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव 2 आयॉन्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू 2 आयॉन्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स, इसीलिए हम उनको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। और इन आयोनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं, इन आयोनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये जो Na+ और Cl- मिलकर क्या कंपाउंड बनाया, ये बनाया हमारा NaCl, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है उसको फॉर्म करता है NaCl। तो NaCl इसी तरह से फॉर्म होता है ड्यू टू द इनकम्प्लीट ऑक्टेट, उनका
ऑक्टेट पूरा नहीं होता, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए वो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। और याद रखना सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल होता है, एक्चुअली उसका मॉलिक्यूल बनना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर Na+ अपना जो कैरेक्टर वो शो करता है, वो अपना पॉजिटिव आयन वो भी रहता है, क्लोरीन माइनस अपना वो भी रहता है, वो कोई उनका चार्ज गायब नहीं होता, बस वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक अट्रैक्शन में वो रहते हैं आसपास, लेकिन वो एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नहीं बनाते। Na+ अपना Na+ रहता है, क्लोरीन माइनस अपना क्लोरीन माइनस रहता है, बस उनके बीच वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहता है, इसीलिए वो आसपास रहते हैं। और देखो और एक चीज़, ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोवैलेंस कंपाउंड है उसको बनाने के लिए ये सोडियम को कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा, उसको कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ा, और क्लोरीन माइनस को कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा। तो याद रखो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड जितना भी होता है, फॉर सोडियम इट इज 1, फॉर क्लोरीन इट इज 1, उनको हम बोलते हैं उनका इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, कुछ नहीं, सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी हम बोलेंगे 1, सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, बिकॉज सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ा, तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हुआ 1। क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा, तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी भी है 1। इतना आपको समझना है। तो देखो हमने NaCl को समझा, हमने सोडियम और क्लोराइड को लेकर हमने एक कंपाउंड बनाया। अब हम मैग्नीशियम और क्लोरीन को लेकर हम एक कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे। क्या होगा देखेंगे हम, हमें नहीं पता क्या बनेगा, हम देखेंगे क्या बन रहा है। मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, क्लोरीन का आपको पता है 287, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। आपको 1 से एटलीस्ट 20 तक याद रखना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक आपको याद रखना पड़ेगा, वो आपको ज़रूरत है। तो इसका अगर आपको मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोला गया तो आप लिखो 2, 8, इसका 17 होता है, ठीक है, 2, 8, 10, बच गया 2, यहाँ पर एक हो गया 7। इन दोनों को लेके हमें एक कंपाउंड बनाना है। तो मैग्नीशियम को नियरेस्ट नोबल गैस उसका क्या होगा, नियॉन होगा, 10 होगा, नियॉन 10 उसको अटेंड करना होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन उसको लॉस करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसको लॉस करना होगा। क्लोरीन को आपको पता है इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, एक मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। हम ऐसा एक सिस्टम बनाए हैं कि मैग्नीशियम और क्लोरीन, सिर्फ मैग्नीशियम और क्लोरीन है, सिर्फ मैग्नीशियम और क्लोरीन है। आप जितना यूज़ करना चाहते हो, बहुत सारे मैग्नीशियम है, बहुत सारे क्लोरीन, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मैग्नीशियम एक क्लोरीन, ऐसा नहीं। सपोज 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन दिया है, तो एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। उसका अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर तुम बनाओगे, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन रहा है वैलेंस शेल में, इन दोनों को वो डोनेट करेगा। और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चलो इसने 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन को दे दिया, मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन को दिया, फिर भी उसका 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो और 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो सिस्टम में और क्लोरीन प्रेजेंट है, तो वो बोलेगा ठीक है मैं दूसरे वाले क्लोरीन को दे दूंगा, तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले क्लोरीन को दे देगा, तो ये वो अपना दूसरा वाला क्लोरीन को दे देगा। सोडियम क्लोराइड में देखो क्या हुआ, उसने बस दोनों को, इसको 1 देना था, इसको 1 लेना था, इसको 1 देना था, इसको 1 लेना था। तो जो सिस्टम होता है, जो सिस्टम हम बनाएंगे, जो भी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल होगा, जितने भी सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी, उनमें नंबर ऑफ Na+ नंबर ऑफ क्लोरीन माइनस का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:1 होगा। द नंबर ऑफ Na+ नंबर ऑफ क्लोरीन माइनस विल बी 1:1, हमेशा याद रखना। और यहाँ पर क्या होगा, एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो मैग्नीशियम बनाएगा MgCl2 टाइप ऑफ कंपाउंड्स, मैग्नीशियम विल फॉर्म MgCl2
मैग्नीशियम विल फॉर्म MgCl2। यहाँ पर इसको +2 चार्ज अटेंड करेगा और ईच क्लोरीन का -1 होगा, ईच क्लोरीन का -1 होगा। दो क्लोरीन होंगे Cl-, एक का -1, लेकिन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो +2 चार्ज में जाएगा। तो जितने भी कंपाउंड्स होंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का, उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और क्लोरीन का रेशियो 1:2 होगा ना। मैग्नीशियम 1 क्लोरीन 2, मैग्नीशियम 1 क्लोरीन 2, 1:2 रेशियो में वो प्रेजेंट होगा। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन को लेकर आप MgCl2 कंपाउंड बना सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ चलो मैग्नीशियम क्लोरीन आपने बनाया, मैं आपको बोल रहा हूँ चलो आप एल्यूमिनियम के साथ ट्राई करो। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके मैं आपको एल्यूमिनियम 13 का बोल रहा हूँ, थोड़ा ट्राई करो कौन सा वाला कंपाउंड बन सकता है। थोड़ा पॉज करके आप ट्राई करो, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका अगर आप देखोगे 283 ये उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 8 10 3 13। यहाँ पर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पर भी नियॉन 10 होगा। इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, इसको भी लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन करना होगा। इसको गेन ऑफ 1 चाहिए, इसको भी गेन ऑफ 1 चाहिए। ऐसा सिस्टम है कि सिर्फ एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन है। आप मन मर्जी आपका है, जितना एल्यूमिनियम जितना क्लोरीन चाहिए आप ले लो। आप क्या करोगे, एक एल्यूमिनियम इस तरह से होगा, आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करोगे लुईस डॉट, 3 इलेक्ट्रॉन 2 और 1। क्लोरीन को रिप्रेजेंट करोगे आप, एल्यूमिनियम चाहेगा तीनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, पहले इसको दे देगा। क्लोरीन इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, एक क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, वो खुश हो गया, ये क्लोरीन खुश हो गया। लेकिन एल्यूमिनियम के पास तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम तो खुश नहीं हुआ है ना, वो जाएगा और मैं और दे सकूं मैं, तो वो ढूंढेगा और क्लोरीन, तो दूसरे क्लोरीन को वो देगा और एक, फिर तीसरे क्लोरीन को और एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन एटम को ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा करवा सकता है। एक एल्यूमिनियम अपना ऑक्टेट अटेंड करने के लिए उसको 3 क्लोरीन चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बना, यहाँ पर AlCl3 टाइप बना, यहाँ पर AlCl3 बनेगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम का चार्ज +3, एल्यूमिनियम +3 स्टेट में होगा और क्लोरीन तो अपना -1 में होगा। 3 क्लोरीन होंगे उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड की अगर बात करोगे किसी भी, तो यहाँ पर रेशियो क्या होगा, यहाँ पर 1:3 रेशियो में वो प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर 1:3 रेशियो में प्रेजेंट होंगे। तो ये जो सारे जो आयोनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, ये जो सारे जो आयोनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, इनको तुम अगर ध्यान से देखोगे, एक चीज़ तुमको समझ आए, अल्टीमेट गोल यही होता है कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उनका अटेंड करना है। अल्टीमेट गोल उनका यही है। अगर और एक हम देखेंगे, और 2 देख लेते, सिर्फ क्लोरीन को ही क्यों देखेंगे, और कुछ देख लेते। और एक चलो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन मैं आपको देता हूँ। ओके, मैं आपको मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन देता हूँ, आप उसमें ट्राई करो। मैग्नीशियम 12, ऑक्सीजन 8। आप इसमें ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका होगा 282, इसका होगा 26। इसको क्या चाहिए, इसको लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों को देना पड़ेगा, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट करने के लिए उसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको गेन करना है 2 इलेक्ट्रॉन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप अगर बनाओगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक मैग्नीशियम में जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन को दे देगा। वो ऑक्सीजन को अगर दे देगा तो मैग्नीशियम भी खुश, ऑक्सीजन भी खुश, मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा, मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा। तो एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, वो दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पर क्या बना, किस टाइप का कंपाउंड, MgO। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना उसका फॉर्मूला क्या बना, MgO। इसका रेशियो क्या होगा, 1:1। और एक कंपाउंड मैं आपको बता रहा हूँ, बोलने करने के लिए दे रहा हूँ, वो करके बताओ। सोडियम एंड ऑक्सीजन, सोडियम का आपको पता है 11, ऑक्सीजन का 8। पॉज करके करो। कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका कॉन्फ़िगरेशन 26। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी कर सकता हूँ। इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर देना पड़ेगा, मतलब एक सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको सोडियम ने दिया, लेकिन ऑक्सीजन को और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, और एक सोडियम से ले लेगा, और एक सोडियम से लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 सोडियम की ज़रूरत हुई। तो इस तरह के कंपाउंड्स का
और फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2O। ये होता है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड हमारा होता है Na2O। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, वो नीचे हो गया ज़्यादा। Na2O ये होता है सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर रेशियो क्या होगा, यहाँ पर रेशियो होगा सोडियम और ऑक्सीजन का 2:1। इस रेशियो में वो प्रेजेंट होंगे, इस रेशियो में वो प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे चार्ज क्या होगा, ऑक्सीजन पे -1, सोडियम पे +2, सॉरी ऑक्सीजन पे -2, सोडियम पे +1, एक सोडियम एटम पे, ठीक है। और यहाँ पर +2, यहाँ पर -2, मैग्नीशियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, क्यों फॉर्म होते हैं, वो आपको एक तरह से समझ आए। तो चलो हम बस इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं आयोनिक कंपाउंड्स का, किसको हम आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। when two atoms combine, मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ आयोनिक कंपाउंड्स का जो डेफिनेशन होगा, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। when two atoms combine by complete ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हुआ ना, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ ना, सोडियम ने क्लोराइड को कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू attain the duplet or octet to complete the duplet and octet configuration to attain the nearest noble gas configuration। हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो गया, चलेगा, ऑलरेडी आप समझ चुके हो। तो आयनिक कंपाउंड क्या हुआ, when more than one atoms combine with each other by complete transfer of electron to complete the duplet। अगर हीलियम वगैरह अगर आसपास, हीलियम के आसपास होगा, सपोज लिथियम, ये सब लिथियम का 3, वो ऑब्वियसली हीलियम पे जाना चाहेगा ना, उसका नियरेस्ट नोबल गैस तो हीलियम ही होगा। टू complete transfer electron to complete the duplet or octet configuration to attain the nearest noble gas configuration। तो आपको अगर पूछेगा आयोनिक कंपाउंड्स का जो हमारा डेफिनेशन, ये बोल सकते हो। अगर आपको आयोनिक बॉन्ड का डेफिनेशन पूछेगा तो आप बोल सकते हो द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इसको फिर लिख देना पूरा, दिक्कत खत्म। तो आयोनिक कंपाउंड्स क्यों फॉर्म होते हैं हमने देखा, क्यों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना चाहते हैं, क्यों, वाई का आपको आंसर मिल गया। वाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल से मुझे याद आया, मैं बार बार बोल रहा था आपको कि वाई मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल देखो, सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, ये सब ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। क्यों? क्योंकि इनका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको अटेंड करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है। तो इनका हो गया पॉजिटिव, इन पे हो गया पॉजिटिव। ये पिक्चर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा पीरियोडिक टेबल में। जब आप देखोगे इनका जो पोजीशन होता है पीरियोडिक टेबल में, वो इस तरह से होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो वो आराम से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर पाएंगे। उस तरह से अगर नॉन मेटल्स की बात करें, सपोज क्लोरीन में क्या हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा, ये नेगेटिव चार्ज हुआ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक टेबल में देखोगे ये नोबल गैस के, मतलब अभी तो पीरियोडिक टेबल आप जानते नहीं हो, अगर आप देखोगे उसका जो पोजीशन, तब मैं आपको और एक बार अच्छे से बता दूंगा। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा, O2- बना, नाइट्रोजन को भी उसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू फॉर्म N3-। तो यही भी रीज़न होता है कि क्यों मेटल्स पॉजिटिव चार्ज अटेंड करने के लिए कोशिश करते हैं, क्यों नॉन मेटल, ये होते हैं हमारे मेटल्स, ये होता है हमारा मेटल्स, और ये होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन हो गया कि क्यों मेटल्स इलेक्ट्रॉन को छोड़ के पॉजिटिव कैटायन बनाने के लिए टेंडेंसी रखते हैं, और क्यों नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन फॉर्म करने का टेंडेंसी रखते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया।
तो आयनिक कंपाउंड का जो कॉन्सेप्ट पार्ट था खत्म हो गया। अब छोटा सा पार्ट है जो कि प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो अब जो लास्ट पार्ट है उसको खत्म कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। बहुत आसान है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जो डिफिकल्ट पार्ट था हमने खत्म कर लिया है ऑलरेडी। पहला जो प्रॉपर्टी होगा वो होगा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, किस फिजिकल स्टेट में ये लोग रहते हैं? देखो मोस्टली ये लोग सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं। मोस्टली ये लोग सॉलिड स्टेट में रहते हैं और ये जो सॉलिड होता है उसको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म बोलते हैं। जब आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आप जानोगे क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच डिफरेंस। मैं आपको बस इतना बता देता हूँ। क्रिस्टलाइन उस सॉलिड को बोलते हैं जिनमें बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो बहुत सिस्टमेटिकली अगर अरेंजमेंट में रहते हैं उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि जो मैंने आपको रेशियो बताया, सपोज सोडियम क्लोराइड में 1:1 था, मैग्नीशियम क्लोराइड में 1:2 था, एल्यूमिनियम क्लोराइड में 1:3 था। ये सब इस तरह से एक बहुत अच्छे से अरेंजमेंट होकर रहते हैं, इसीलिए उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। और ये हार्ड नेचर के होते हैं, हार्ड इन नेचर। क्यों हार्ड होते हैं? ड्यू टू दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अट्रैक्शन। वो वीक अट्रैक्शन नहीं होता, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो उसी के लिए वो हार्ड नेचर के होता है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये लोग टूट जाते हैं, ब्रिटल नेचर के भी होते हैं, लेकिन आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड जो प्रॉपर्टी होगा वो होगा सॉल्युबिलिटी इन वाटर। solubility in water, these are water soluble। क्यों water soluble? due to the polarity of water। देखो polarity of water को मैं चिपकू टर्म से मैंने आपको समझाया था कि वाटर चिपकू नेचर का होता है। पोलैरिटी मैं आपको जाकर समझाऊंगा पीरियोडिक टेबल में, अभी नहीं समझाऊंगा। पोलैरिटी ऑफ वाटर में क्या होता है, ये जो Na+ मैंने आपको बताया था, ये जब ये Na+ और Cl- होता है तो पोलैरिटी ऑफ वाटर में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन इस तरह से लगा रहता है, H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से जो अरेंजमेंट होते हैं, ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज अटेंड होता है और पॉजिटिव, यहाँ पर एक पॉजिटिव एंड की तरह वो काम करता है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड होता है ना, वहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन इस तरह से आके लग जाएगा और इस सोडियम के साथ ऑक्सीजन इस तरह से आके लग जाएगा और क्लोरीन के साथ इस तरह से हाइड्रोजन आके लग जाएगा। पॉजिटिव एंड अपना वाटर अपना पॉजिटिव एंड यहाँ पर आके लगा देगा और इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देगा, और इसीलिए हम उसको वाटर सॉल्युबल बोलते हैं। लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं, लाइक फॉर बेंजीन, अल्कोहल्स, ईथर्स, जिनको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, जिनको हम कार्बन आयनाइड्स कंपाउंड में पढ़ेंगे, ये जो होते हैं ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। दीज आर नॉन पोलर। ये इस तरह का वाटर की ये जो प्रॉपर्टी होता है इन दोनों को खींचने के लिए, उस तरह का प्रॉपर्टी शो नहीं करते, तो इनमें वो डिजोल्व नहीं होते, तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ वाटर। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारा होता है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ईजी है, आप अब तक जान चुके होंगे क्या होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा, ऑलरेडी बता दिया। सॉलिड स्टेट में होते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। मेल्ट करने के लिए उस अट्रैक्शन को तोड़ना होगा, पहले उस अट्रैक्शन को तोड़ना होगा। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, तो डेफिनेटली ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। तो ये दोनों के दोनों हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों हाई होते हैं। अब देखो एक और पॉइंट जिसको थोड़ा सा समझना है, लास्ट आज का जो कॉन्सेप्ट होगा छोटा सा है, 2 मिनट लगेगा, वो होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो फोर्थ पॉइंट हमारा होता है वो होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो सपोज आप सोडियम क्लोराइड की बात करो, सोडियम क्लोराइड अगर आप सॉलिड स्टेट में, हम सॉलिड स्टेट में देखें। देखो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था। मैंने आपको बोला था कि कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें फ्री आयोन्स की ज़रूरत है।
फ्री आयोन्स की ज़रूरत है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे, सर्किट को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है, सर्किट को जो कंप्लीट कर पाएंगे। अब फ्री आयोन्स हमें कहाँ मिलेंगे? सॉलिड स्टेट में क्या हमें फ्री आयोन्स मिल सकते हैं? सॉलिड स्टेट में क्या हमें फ्री आयोन्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वहाँ पर Na+ और Cl- एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते, वहाँ पर हमें फ्री आयोन्स नहीं मिलते हैं, वहाँ पर हमें फ्री आयोन्स नहीं मिलते हैं। तो सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट। बट अगर आप इसको पानी में डाल दो, जो उसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, सोडियम क्लोराइड को जो पानी ऐसे खींच के सोडियम और क्लोरीन को एक दूसरे से अलग कर देगा, इसके चारों ओर पानी रह जाएगा, तो क्या बनेगा? Na+ एक्वस, और यहाँ पे बनेगा Cl- एक्वस। Na+ एक्वस और Cl- एक्वस ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए तो यहाँ पर हमें फ्री आयंस मिल गए, तो एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करेगा क्योंकि हमें फ्री आयंस मिला। इसको आप टेस्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो सेटअप था, इस तरह से एक बीकर ले लो, इसमें इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड डाल दो, पानी डाल दो, इनको कनेक्ट कर दो, इस तरह से एक बल्ब लगा दो इसमें, इन दोनों के बीच कोई सर्किट नहीं है। लेकिन जब आप इसमें NaCl डाल दोगे पानी में, NaCl डाल दोगे तो क्या होता है? ये सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब जलता है। अगर बल्ब जला तो सर्किट कंप्लीट हुआ, तो मतलब फ्री आयंस जनरेट हुए। तो कैसे जनरेट हुए? इसी तरह से। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर मैंने पढ़ा था अभी, तो बोला था ना, जिस तरह से सोडियम और क्लोरीन को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, फ्री आयंस प्रोड्यूस होता है। और अगर हम मोल्टेन स्टेट की बात करें, मोल्टेन स्टेट का मतलब ये होता है कि उसको जब मेल्ट कर देते हो उसके बाद का जो स्टेट होता है। तो मोल्टेन स्टेट में जब आप टेम्परेचर अप्लाई करते हो तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसको बांध के रखा है और इसको सॉलिड बना के रखा है, वो टूट जाएगा। जो NaCl का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस पर जब आप टेम्परेचर दोगे, उस पर जो उसको आप मेल्ट करवा दोगे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, तो आपको फ्री Na+ और Cl- आयन मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको फ्री आयंस मिल जाएंगे। तो याद रखो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो हुआ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट कंडक्ट, क्योंकि वहाँ पर फ्री आयंस प्रोड्यूस नहीं होते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को वो बांध के रखता है, वो फ्री आयंस प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट में हमें फ्री आयंस मिला। एक्वस सॉल्यूशन में पानी हमारा काम कर दिया और मोल्टेन स्टेट में अपना टेम्परेचर अपना काम कर दिया और हमें फ्री आयंस मिल गया। तो किस फिजिकल स्टेट में वो लोग कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? इन एक्वस सॉल्यूशन एंड मोल्टेन स्टेट। सो आयनिक कंपाउंड्स conduct electricity in aqueous solution and in molten state। इन दो कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन मोल्टेन स्टेट। बाकी किसी में वो सॉलिड स्टेट में बिल्कुल नहीं करते। बस इतना ही आज समझना था। थोड़ा सा आज बहुत सारे जो बेसिक डाउट्स होते हैं, जो फंडामेंटल डाउट्स इतने दिन से जनरेट हो रहे थे कि एक मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, क्यों इस तरह से मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ये सब शायद आज क्लैरिफाई हुआ होगा। मेटल क्यों पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं, क्यों नॉन मेटल्स नेगेटिव चार्ज गेन करते हैं, फिर उनका जो रिएक्शंस हमने इतना कुछ पढ़ लिया था, वो सब शायद अभी आपको जस्टिफाई लगा होगा कि हाँ ये होता है उसका लॉजिक। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लास था। सो आई होप आप सबको ये वाला क्लास पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा। तो अगर आपको ये क्लास समझ आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर हमारा जो ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी आप बता सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट।